वेरी गुड इवनिंग क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। बेटे हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डीके गोयल की बुक में ये 15 चैप्टर है, आपकी बुक में ये 11th क्लास की बुक में कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, जैसे टीएस गिरेवाल वगैरह, उसमें अलग अलग इसकी नंबरेशन हो सकती है लेकिन नाम सेम ही होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डीके गोयल में ये चैप्टर 15 नंबर पे है, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से आइटम आपको ऐड करने हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या करें, किसी भी कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस वेरी कर रहा है उसको हम इक्वल कर सकें, ठीक है। रिकंसाइल कर सकें, मतलब जो भी गैप आ रहा है उसको हम दूर कर सकें, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था आइटम्स टू बी ऐड, आज हम पढ़ेंगे आइटम्स टू बी लेस। आज भी बेटा चैप्टर का इंट्रो ही होगा इसी वीडियो में, कल आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं आइटम टू बी डिडक्टेड। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक को बैंक में भेज दिया है, मैंने बैंक वालों को चेक दे दिया और मैं बैंक वालों से बोल रहा हूं कि ये बैलेंस आप मेरे खाते में डाल दें। जैसे आपने मुझे कोई चेक दिया, मैंने आपका दिया हुआ चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मैंने बैंक वालों से बोला ये बैलेंस मेरे खाते में डाल देना, ठीक है। लेकिन बैंक वालों ने उसको अभी मेरे खाते में क्रेडिट नहीं किया, बैंक वालों ने भी उसको मेरे खाते में क्रेडिट नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे क्रेडिट नहीं किया। मेरे खाते में पहले से 50,000 रुपए पड़े थे, किसी बंदे ने अगर मुझे 20,000 रुपए दिए होते और बैंक ने वही 20,000 रुपए मेरे खाते में जोड़ दिए होते तो मैं उसको 70,000 रुपए लिख देता। ऐसे करता कि नहीं करता कैशबुक में। लेकिन बैंक ने अभी वही 20,000 रुपए का चेक मेरे खाते में डाला ही नहीं है। जब डाला ही नहीं है तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा ही क्यों, मैं इसको लिखूंगा बेटे फिर 20,000 रुपए के चेक को माइनस में। अगर बैंक मेरे खाते में इस अमाउंट को डाल देता तब मैं इसको प्लस में लिखता, लेकिन उसने डाला ही नहीं तो मुझे 20,000 रुपए माइनस में लिखने पड़ेंगे, या इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहता हूँ मुझे चूना लग गया। किसी भी कारणवश बैंक ने नहीं करा तो 20,000 रुपए माइनस में। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मैंने चेक बैंक में भेजा है, यहाँ पे कलेक्शन का मतलब होता है हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए भेजा उसको। चेक को मैंने बैंक में भेज दिया अपने खाते में पैसे डालने के लिए, मगर बैंक ने डिसऑनर कर दिया, बैंक ने मेरा चेक कैंसिल कर दिया। डिसऑनर कि हम आपके चेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको पेमेंट नहीं दे सकते। तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि यार 20,000 रुपए मेरे खाते में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन जब बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो मेरे भाई ये 20,000 रुपए हम माइनस में ही लिखेंगे, क्योंकि जब खाते में डले ही नहीं तो माइनस में लिखने पड़ेंगे। हम सारे डिडक्टेड वाले पढ़ रहे हैं, दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, तीसरा समझते हैं। डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ये पॉइंट क्या है बेटे, इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं जैसे अब दिवाली आ रही है, इस दिवाली पे आप क्या करेंगे, आपको बाइक वगैरह थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, आईफोन सस्ते मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से फोन परचेज कर लेंगे, बाइक परचेज कर लेंगे। कभी कभी हमारा बजट नहीं भी हो पाता कि हम सारा पेमेंट एक साथ दे सके, तो हम क्या करते हैं किस्त बनवा लेते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं जिसको, या ईएमआई भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये बनवा लेंगे और हर महीने एक फिक्स अमाउंट हम अपने बैंक से कटवाते रहते हैं, बैंक को बोल देते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते होंगे आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालते होंगे कि आप हर महीने मेरे खाते में से 3,000 रुपए की किस्त काटते रहें जब भी आप कोई बड़ा सामान खरीदते हैं। तो हम बैंक को निर्देश दे देते हैं कि आप क्या करें, हमारे बिहाफ पे इस कंपनी को पैसा देते रहें। जैसे मैंने हीरो होंडा की बाइक खरीदी तो आप हीरो होंडा के खाते में हर हर महीने पैसे डालते रहें, 5,000 रुपए हर महीने हीरो होंडा के खाते में डालते रहें। अब बैंक तो डालता रहेगा, बैंक तो माइनस कर ही रहा है, डायरेक्टली आपकी पासबुक में बार बार मैसेज शो करता रहेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 3,000 रुपीज, हर महीने यही शो करता रहेगा जब तक अमाउंट इसकी फुल नहीं हो जाएगी, मतलब पेमेंट पूरी नहीं चली जाएगी। अब आपको भी तो अपनी कैश बुक में माइनस में लिखना पड़ेगा ना इसे, तो आप इसको माइनस में लिखोगे क्योंकि आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है, ठीक है। अब ये वाली एंट्री डेबिटेड मेड बाय द बैंक कमीशन बैंक चार्जेस, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि बैंक, मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने कल वीडियो बनाई थी मैंने उसमें ये भी बताया था कि जब भी आपके पास एक मैसेज आए डेबिट मेड बाय द बैंक, तो इसका मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं।
तो ये लिखा है डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर बैंक चार्जेस और कमीशन। बैंक कभी कभी किसी किसी लोन को पास कराने के लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है। आपका एटीएम कार्ड होता है जिससे आप पैसे निकालते हो, विड्रॉल करते हो, जमा भी कर लेते हो, डिपॉजिट, तो उसके लिए भी बैंक चार्जेस करता है। चार्जेस एक साल में एक बार देने होते हैं। एटीएम पे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे रुपे डेबिट कार्ड का 300 भी होता है, 600 भी होता है। तो बैंक चार्जेस वेरी करते हैं बैंक के हिसाब से, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में से ये चार्जेस कट जाएंगे। आपको पता चला ये पैसा कट गया तो आप क्या करोगे, अपनी कैश बुक में से भी इसको माइनस करोगे। मैंने वीडियो के कल इंट्रोडक्शन में ही बताया था, कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, जो बैंक हमें इंस्ट्रक्शन देता रहेगा वही हम रिकंसाइल करते रहेंगे अपनी कैश बुक के अंदर। बैंक ने तो माइनस कर दिया, अब मुझे अपनी कैश बुक पे भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में लिख देंगे। आई होप यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। कोई फिर भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। दूसरा ये है कि चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को कोई पेमेंट कर दिया, आपसे मैंने कोई सामान खरीदा है 50,000 का, मैंने आपको पेमेंट कर दी 50,000 रुपए की। हुआ क्या, मैं आपको वो पेमेंट चली गई, आप बैंक में चले गए, आपने वो 50,000 रुपए का चेक एनकैश करा लिया, आपके पास कैश आ गया। मैंने क्या किया, मैंने चेक इशू तो कर दिया लेकिन मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। 50,000 रुपए आपको दे भी दिए, चेक भी दे दिया, आपने इनकैश भी करा दिया, बैंक ने तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कर लिया, लेकिन भाई मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो बेटे नॉर्मल सी बात है कि मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा कैश बुक में, तो मैंने यहाँ पे भी माइनस में ही लिखा है, ठीक है। आइटम्स टू बी डिडक्टेड बेटे समझ में आ गए होंगे। मैं नहीं समझता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा इस आइटम्स टू बी एडेड और डिडक्टेड में, तो ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा दिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। एक चीज हमेशा याद रखनी है क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कल वाली वीडियो में, जब भी हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो आपने एक अकाउंटिंग में गोल्डन रूल पढ़ा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन ये वाला जो रूल है बेटे ये आपने पढ़ा होगा कौन से अकाउंट में, रियल अकाउंट में। हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट, इस वाले में हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर अकाउंट, नहीं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हम कैश बुक बना रहे हैं बेटे, कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक बनाने में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई बैलेंस आ रहा है तो इट मींस कि वो हमारे पास बैलेंस प्लस का है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जब भी दिखाई दे जाए डेबिट और फेवरेबल बैलेंस तो आपको ये प्लस में ही लिखना है, ठीक है। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू आवर बैंक, चेक कस्टमर ने डिपॉजिट किया, किसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, मेरे ही तो किया, मैं हूं ना रिसीव करने वाला बंदा। तो रूल पढ़ो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट जिसने रिसीव किया वो डेबिट हो जाएगा और प्लस करेंगे उसको, हम कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। इंटरेस्ट दिया है बैंक ने, किसमें, हमारे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा था बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट रिसीव किसने करा, मैंने। और डेबिट क्या होता है, जो मेरे पास आया, और जो जब जब पैसा आता है तो इसको भी हम प्लस लिखते हैं, तो हमने यहाँ भी इसको प्लस में लिख दिया। चेक इशू कर दिया मैंने पेमेंट के लिए, मैंने आप लोगों को चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए, लेकिन आपने वो चेक अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं कराया। जब तक आप नहीं करवाओगे तब तक वो पेमेंट मेरे पास ही रहने वाली है। 50,000 रुपए का सपोज मैंने आपको चेक इशू करा, आपने अभी तक एनकैश नहीं कराया, तो 50,000 रुपए तो अभी तक मेरे पास रहेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ के ही लिखूंगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, जो भी बैंक हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट डिविडेंड जो कलेक्ट करेगा वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि रिसीव कौन कर रहा है, ब्याज रिसीव कौन कर रहा है, डिविडेंड कौन रिसीव कर रहा है, हम। डेबिट द रिसीवर मतलब हमें ये जोड़ना है, जोड़ना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल मतलब हमारा फायदा ही है, तो फायदा है तो जोड़ेंगे। कोई भी रॉन्ग क्रेडिट बैंक ने हमें दे दिया, रॉन्ग क्रेडिट का मतलब किसी और के खाते में पैसा जाना था, हमारे खाते में पैसा बैंक ने गलती से डाल दिया, तो ये तो हमारे लिए तो फायदे की बात है, हम तो अपनी कैश बुक में इसको जोड़ के लिख देंगे, ठीक है।
ये जो नीचे वाले अमाउंट है बेटे, ये वही अमाउंट है जो मैंने आपको यहाँ भी समझाए हैं। आइटम्स टू बी एडेड भी समझा दिए, आइटम्स टू बी माइनस वाले भी समझा दिए। अब एक चीज का हमेशा याद रखना है, जैसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जब हम बैलेंस, ये दोनों साइड कभी भी इक्वल नहीं आएंगी। जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी तो हमें किसी ना किसी साइड बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। तो जहां बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये दो वर्ड हमें रेसिप्रोकल कर देने हैं। बैलेंसिंग फिगर जब लिखते हैं ना, तो ये दो वर्ड हमें रेसिप्रोकल कर देने हैं। डेबिट की जगह लिख देंगे क्रेडिट, फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल, बैलेंस एज पर कैश बुक है, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। हमें उल्टा करना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ पे होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आंसर आता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटे अच्छे से। इसका एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। एक बार समझ में नहीं आ रही वीडियो बेटे, दूसरी बार देखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आपको समझ में आ जाएगी। एक बार ट्राई करेंगे बेटे, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू वेरी मच।